नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री आज से टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं और यह पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का जो भी लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए, बीपीएससी टीजीटी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री और साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपका 799 रुपया है। इसमें पूरा का पूरा 9 से लेकर 12 तक 9 to 12 पूरा का पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट नोट्स और लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पूरी एससीईआरटी और एनसीईआरटी की समरी मिलेगी और इसके अलावा दिल्ली डीयू और इग्नू का पीजी के नोट्स आपको के आधार पर सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। जो भी इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका समग्र अवलोकन करने के बाद जो नोट्स आपको मिलेगा वह भी मिलेगा आपको। ठीक है, और उसकी भी संपूर्ण क्लास आप लोग को मिलेगी। और यह पूरे दावे और यकीन के साथ कह दूं, अगर आप परीक्षा होने तक भी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो कर लिए तो बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरी कोर्स फीस जो है वो 799 रुपया है। तो आइए टेस्ट सीरीज 1 आज से प्रारंभ करते हैं। यह बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। आइए, पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जानते हैं, बताएं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट डालिएगा, डीपी बना होगा, डीपी में एच लिखा होगा, वह आपका टेलीग्राम है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह 799 रुपये का कोर्स है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री। और इसमें अगर ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री डाले हैं तो वो भी आपका इसी में शामिल है। ठीक है, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री भी इसी में शामिल है 799 रुपये में। और पूरा का पूरा मटेरियल बेहतरीन मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। तो देखिए, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। देखिए, ये है आपका 2। देखिए, जो मेसोपोटामिया है इसमें पूर्वी सीरिया भी है और दक्षिण पूर्वी तुर्की है और इराक के अधिकांश भाग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका 2 है, आपका सही है। अब यहाँ पे इराक और ईरान लिखा है, भैया इराक तो होगा लेकिन ईरान नहीं होगा। ठीक है, पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस तो है तो भैया, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो इराक का है, इसमें इराक नहीं है। तो इराक और लेबनान, इराक है लेकिन लेबनान नहीं है। तो यह बात आप जान लें, ये आपका सबसे सटीक आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सही उत्तर क्या है? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। आज के पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की और अधिकांश इराक मेसोपोटामिया सभ्यता के हिस्सा थे। ठीक है, यह क्षेत्र एक संस्कृति का केंद्र था जिसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व, सिंधु घाटी, मिस्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसका प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता तक भी था। बिल्कुल। आधुनिक इराक में मेसोपोटामिया जो है, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र था। मतलब दजला और फरात नदियों के दोआब में जो क्षेत्र विकसित हुआ था, जो सभ्यता विकसित हुई थी, वह मेसोपोटामिया थी। और दजला फरात 2 बड़ी नदियां थी जिनकी नदियों की घाटी में यह सभ्यता का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया जो है फरात और दजला नदियों के बीच का क्षेत्र है जो बगदाद में गत्यावरोध के उत्तर या उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ कृषि, देखिए मेसोपोटामिया में जो कृषि शुरुआत हुआ था 7000 से 6000 बीसी में, 7000 से 6000 बीसी में यहाँ कृषि का विकास हुआ था। और कृषि का विकास होना भी है क्योंकि दजला और फरात की जो नदियां थी और घाटी में यह सभ्यता विकसित हुआ था। और घाटी में क्या है? उपजाऊ होता है भूमि। ठीक है, अब देखिए मेसोपोटामिया में एक बड़ा क्षेत्र था स्टेपी घास का। आप जानते हैं, भूगोल पढ़े होंगे तो स्टेपी घास का मैदान। स्टेपी क्या है? घास का मैदान है। ठीक है, और जो घास के मैदान होते हैं ना, वहाँ की जो भूमि होती है उपजाऊ होती है और साथ ही साथ वहाँ पर पशुपालन का विकास होता है। स्टेपी जो घास के मैदान हैं, अगर भूगोल के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टेपी घास का मैदान। जैसे डाउन्स, डाउन्स क्या है? घास का मैदान है। डाउन्स किस महाद्वीप में पाया जाता है? डाउन्स आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नहीं भूल रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, लेकिन ज़्यादा संभावना है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग कमेंट करिएगा। तो स्टेपी जो घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान है वह स्टेपी पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेपी घास का मैदान है ये मेसोपोटामिया में पाया गया।
ठीक है। उत्तर में स्टेपी नामक उच्च भूमि का एक हिस्सा है जहां पशुपालन लोगों को कृषि की तुलना में बेहतर आजीविका प्रदान करता है। मतलब जो जमीन थी, जो भूमि थी, वह कृषि योग्य थी, लेकिन साथ ही साथ वहां पर घास के मैदान थे, इसीलिए पशुपालन का भी विकास यहाँ पर हुआ था। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घासें और कम झाड़ियों को चरती थी। मतलब भेड़ बकरियां क्या है, यहाँ उगने वाली घासों को क्या करती थी, चरती थी, इसलिए यहाँ पशुपालन का भी विकास हुआ था। अब पूर्व की ओर दजला, देखिए दजला और फरात, जैसा कि मैंने बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में दजला नदी थी और फरात नदी थी, और इसी की घाटी में क्या है, मेसोपोटामिया का विकास था। पूर्व की ओर दजला किस नदी किस तरफ थी, पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर क्या था, इराक के पूर्व में क्या है, इराक के पूर्व में ईरान है, ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है, ऐसे करके है मैप, अगर आप लोग देखे होंगे। तो पूर्व की ओर दजला की सहायक नदियां जो थी ईरान के पहाड़ों में संचार के मार्ग प्रदान करती थी। दक्षिणी भाग क्या था, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग क्या था, रेगिस्तानी था, और यहीं पर सबसे पहले पहले शहर और लेखन का विकास हुआ था। लेखन कला और शहरी जीवन का विकास यही हुआ था, मतलब मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसका जो दक्षिणी भाग है वह आपका क्या था, रेगिस्तानी था, और इसी में सबसे पहले शहरी जीवन का विकास हुआ है, शहरी जीवन का विकास इसी में हुआ है, ठीक है। यह मरुस्थल शहरों का उपजीविका बन सकता था, क्योंकि फरात और दजला नदियां जो उत्तरी पहाड़ों से निकलती थी बहुत सारी गाद ले जाती थी, ठीक है। देखिए अगर आप लोग नोट्स अगर हमारा देखे होंगे ना, हमारा लेक्चर वीडियो देखेंगे, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए 2400 ईसा पूर्व के बाद किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था, 2400 ईसा पूर्व के बाद। देखिए 2400 ईसा पूर्व तक सुमेरियन भाषा, मतलब मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी, सुमेरियन थी। लेकिन 2400 बीसी के बाद कौन सी भाषा आई जो सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित की, चीनी, अकडी, अरमी या फारसी। तो अकडी भाषा है, अकडी भाषा सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित की, अकडी भाषा। अकडी के बाद कौन सी भाषा आ गई, अकडी के बाद आपका हिब्रू भाषा आ गई थी, ठीक है। अकडी के बाद आरमाइक, आरमाइक के बाद हिब्रू, ऐसी ऐसी भाषा प्रतिस्थापित की। तो सुमेरियन भाषा के बाद कौन सी भाषा आई थी, अकडी भाषा, अकडी भाषा। देख लेते हैं 2400 बीसी के बाद अकडी भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। यह बात आप जान लें कि अकडी भाषा, सुमेरियन भाषा के बाद कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, अकडी भाषा। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी क्षेत्र को, देखिए मैं आपको बता दिया हूं, अभी मैं बताया हूं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यह दो भागों में बटी थी, एक उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया जो था वह रेगिस्तानी था, यह बात अब भूलिएगा मत। दक्षिणी मेसोपोटामिया क्या था, रेगिस्तानी था, लेकिन उसके बावजूद भी दजला और फरात नदी क्या करती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी। तो कई जगह पर क्या है, थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र भी विकसित हो गया है। तो दक्षिणी भाग जो है रेगिस्तानी है, और साथ ही साथ यहाँ पर शहरी जीवन के संकेत मिलते हैं, मतलब शहरी जीवन का विकास भी इसी रेगिस्तानी वाले भाग पर हुआ था। तो मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी क्षेत्र को सुमेर या अक्कड़ कहा जाता था। जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था, सुमेर या अक्कड़ कहा जाता था। 2000 बीसी के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया। उसके बाद इसी दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया, और उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, असीरिया, ठीक है। लगभग 1100 बीसी से जब असूरियों ने उत्तर में अपना राज स्थापित किया तो इस क्षेत्र को असीरिया, जैसे मैं बताया आपको, ये जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है यह दो भागों में विभक्त है। इस भाग को क्या कहा गया, असीरिया, और इस भाग को आपको क्या कहा गया, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, ठीक है। चौबीस सौ बीसी के बाद पूर्व के आसपास अकडी भाषा बोलने वाले के आने पर धीरे धीरे अकडी द्वारा बदल दिया गया। यह भाषा सिकंदर के समय तक फलती फूलती रही, जिसमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन भी हुए। 1400 बीसी से बाद आरमाइक भी अंदर आया। अब क्या है, पहले सुमेरियन भाषा था, फिर अकडी भाषा आया, उसके बाद क्या है 1400 बीसी में क्या हुआ, आरमाइक भी अंदर आया। आपको पता है कि सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं वो आरमाइक लिपि में पाए गए हैं, ठीक है। तो 1400 बीसी में आरमाइक भी अंदर आया, मतलब आरमाइक भाषा का प्रयोग होने लगा। यह भाषा हिब्रू के समान थी, मतलब जो आरमाइक भाषा जो थी वह
हिब्रू भाषा के समान थी और जो 1000 BC के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। ठीक है, यह अभी भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिब्रू भाषा। अब यह देखें, यह प्रश्न, इन्ना की देवी हैं, मतलब इन्ना क्या है? देवी हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में इन्ना देवी हैं, लेकिन यह इन्ना जो है कौन सी देवी हैं? क्या यह चांद की देवी हैं, प्रेम और युद्ध की देवी हैं, इन्ना जो है हवा की देवी हैं, या इन्ना जो है आग की देवी हैं? तो इन्ना कौन सी देवी हैं? तो इन्ना जो है प्रेम और युद्ध की देवी हैं। प्रेम और युद्ध की देवी, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में देवी देवताओं की पूजा होती थी, और जो इन्ना होती थी, इन्ना जो देवी थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। इन्ना मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी थी, अतः विकल्प 2 क्या है? सही है। इन्ना पश्चिम सेमेटिक देवी अस्ते का अकाडियन समकक्ष है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। मतलब जो पश्चिम में जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें एक देवी थी अस्ते। ठीक है, अस्ते, उन्हीं को, इन्ना को पश्चिम क्या कहा जाता? अस्ते कहा जाता था। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ना समझिए तभी कोई बात नहीं है। सुमेरियन देवताओं की सबसे महत्वपूर्ण देवी इन्ना की पहचान ईश्वर के साथ की जाने लगी है। तो पहले क्या है? इन्ना को क्या किसी पहचान की जाने लगी है? किसके रूप में? ईश्वर के रूप में। मतलब कहीं कहीं इन्ना भी बोला जाता है, कहीं कहीं ईश्वर भी बोला जाता है। इन्ना के संदर्भ में कई परंपराएं संयुक्त प्रतीत होती हैं। कभी कभी इन्हें क्या कहा है? आकाश देवता की बेटी कहा गया है। इन्ना को कहीं कहीं आकाश देवता की बेटी कहा गया है, कभी कभी आकाश देवता की पत्नी कहा गया है। अन्य मिथकों में नन्ना चंद्रमा के देवता या पवन देवता एनिल की बेटी भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये सब बातें मिथक में हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, इन्ना जो है वह प्रेम और युद्ध की देवी हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित थी। मेसोपोटामिया के उर शहर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण शहर थे। एक उर, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण नगर थे, मैं बता दे रहा हूं। उर, उरूक और मारी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के 3 बड़े नगर हुआ करते थे। ठीक है, उरूक, उर और मारी। अब हम उर नगर के बारे में देखेंगे। तो मेसोपोटामिया के उर शहर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उर एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों को 1930 के दशक में व्यवस्थित रूप से खोदा गया था। तो उर शहर को सबसे पहले खुदाई की गई थी 1930 के दशक में की गई थी, यह बातें सही हैं। चौड़ी सड़कें और घर के भूखंडों को नियमित, देखिए अब उर के बारे में क्या कहा रहा है कि उर की जो सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी सड़कों और घर के भूखंडों का नियमित आकार, घर के भूखंड क्या थे? नियमित आकार थे, नगर नियोजन की उपस्थिति का संकेत देता है। देखिए, उर जो नगर था उतना ज्यादा विकसित नहीं था, उतना ज्यादा व्यवस्थित नहीं था, ये बात है उर नगर के बारे में गलत है। उर में जो सड़कें थी चौड़ी सड़कें थी नहीं, उर में जो सड़कें थी वो बहुत पतली सड़कें थी, सकरी सड़कें हुआ करती थी उर नगर में। ठीक है, और जो घर के जो भूखंड होते थे वह भी नियमित नहीं थे, अनियमित थे भाई, बहुत ज्यादा अनियमित थे। नगर नियोजन जो था उतना व्यवस्थित नहीं था, उतना सुदृढ़ नहीं था। जो गलियां थी या जो नालियां थी या गली की जो गलियां हुआ करती थी, सड़कें हुआ करती थी, बहुत ही सकरी, बहुत ही पतली होती थी, इतनी ज्यादा पतली होती थी कि उसमें बैलगाड़ी नहीं आ पाती थी। और साथ ही साथ जब उसमें कोई सामान की ढुलाई करना होता था तो क्या करना होता था? गड्ढे पर सामान लाद कर ले जाना होता था। जैसा कि आप लोग अभी भी जानते हैं कि आपके गांव मोहल्ले में कुछ ऐसे घर भी होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, वहां पर सड़कें बहुत पतली होती हैं, जहां पर कार नहीं आ पाती है, 4 व्हीलर नहीं आ पाता है। अब लोग क्या करते हैं, वहां पर मोटरसाइकिल से चल जाएंगे या फिर क्या बोलते हैं, पैदल जाना पड़ता है। तो वैसे ही उर की सड़कें थी, बहुत ही पतली हुआ करती थी, चौड़ी सड़कें तो नहीं थी, और न ही नगर नियोजन सुदृढ़ था। तो यह उर नगर के बारे में ये बातें सही नहीं है, बाकी सभी बातें सही है। मतलब 1930 में इसकी खुदाई हुई थी, सही है। देखिए, उर के घरों के भीतर प्रांगण में नालियां एवं मिट्टी के पाइप मिले हैं। तो उर के घरों के भीतर में, उर के जो घर हुआ करते थे उनके भीतरी प्रांगण में, घर की भीतरी प्रांगण का मतलब आंगन में क्या मिला है? नालियां मिली हैं और मिट्टी की पाइपें मिली हैं। उर में एक टाउन मिला है, मतलब उर में एक ऐसा जगह मिला है टाउन की तरह है, वहाँ कब्रिस्तान है। ठीक है, कब्रिस्तान है जिसमें रॉयल्टी और आम लोगों की कब्र थी, जिसमें बड़े बड़े शहर के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, रॉयल लोग हुआ करते थे, उनकी कब्रें थी। ठीक है, एक अलग कब्रिस्तान था। तो यह बातें, 3 बातें सही हैं, यही आपकी दूसरी बातें आपकी सही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
मेसोपोटामिया में उर शहर के बारे में चौड़ी सड़कें और घर के भूखंडों के नियमित आकार और नगर नियोजन की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जो सही नहीं है। मेसोपोटामिया में उर खुदाई करने वाले शुरुआती शहरों में मेसोपोटामिया में उर की खुदाई करने वाले शुरुआती शहरों में से एक था। मतलब सबसे पहले मेसोपोटामिया के जिस नगर में खुदाई हुई थी 1930 में, उर में ही हुई थी। ठीक है, उर एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों को 1930 के दशक में व्यवस्थित रूप से खोदा गया था। सकरी घुमावदार गलियां संकेत करती हैं कि पहिए वाली गाड़ियां बहुत से घरों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। भाई आप आज के हिसाब से देखिए ना, आज के हिसाब से देखिए, जैसे अब मान लीजिए आपके घर पर हो सकता है अच्छी जगह आपका घर हो जहाँ पर क्या कार फार चला आता है होगा, ठीक है, कार चला होता होगा, बोलेरो चला होता होगा, बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे 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 घर हैं जहाँ लोग तो बहुत ज़्यादा धनाढ़ हैं, लेकिन वो उनका सपना ही रह जाता है, उनके घर पर कभी भी फोर व्हीलर नहीं आ पाता है, बहुत वो गली में है उनका घर। ठीक है, वैसे ही उर जो नगर हुआ करता था ना, पूरा शहर छोटी छोटी पतली पतली गलियों से भरा हुआ था। अभी आपको बता दूं, दुख आप मत चाहिएगा, मैं वाराणसी में रहा भी हूँ। वाराणसी जो है गलियों का शहर है। गलियों का शहर का क्या है? वाराणसी है। मंदिरों का शहर क्या है? वाराणसी है। वाराणसी का बहुत ज़्यादा नाम है। तो देखिए, गलियों का शहर बनारस को कहा जाता है। बनारस में इतनी गलियां हैं भाई, आप गुम हो जाएंगे गलियों में, और पतली पतली गलियां हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर उस गलियों में बहुत बड़ी बड़ी धनाढ़ लोग, बहुत रईस लोग भी रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति होते हैं। लेकिन भाई क्या करें भाई, वो कार फार कहाँ रख पाएंगे? वो कार, वो हो सकता है कई बार वो जैसे कुछ ऐसे गैराज होते हैं, पब्लिक गैराज होते हैं, जहाँ पर वह जमा कर देते हैं, लेकिन उनका वह अपने दरवाजे तक गाड़ी नहीं ला पाते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, गधे की पीठ पर बोरे अनाज या जलावन की लकड़ी आ जाते थे। मतलब क्या है, अब गधे से ही लोग काम चलाते थे। ठीक है, सकरी घुमावदार गलियां और घर के भूखंडों को अनियमित आकृतियां भी नगर नियोजन के अभाव का संकेत देती हैं। समकालीन मोहनजोदड़ो में जिस तरह की गलियां मिलती थी, अब देखिए, अब मोहनजोदड़ो से कंपेयर करेगा यार मेसोपोटामिया, भाई मोहनजोदड़ो तो भाई मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता एकदम नगर नियोजन विकसित था। आप समझ लीजिए कि मेसोपोटामिया में भी शहरी जीवन के संकेत मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी शहरी जीवन था। लेकिन बस एक बात आपको बता दूं, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता लंदन और पेरिस था ना, तो यह आपका मोहनजोदड़ो रावलपिंडी था। ठीक है, गंदी बस्ती, तो उससे कोई संकेत नहीं मिलता है। तो देखिए, इसके बजाय उन घरों के भीतरी आंगनों में नालियां और मिट्टी की पाइपें पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि घर की छतें अंदर की ओर झुकी हुई थी और बारिश के पानी को नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में हौदों में प्रवाहित किया जाता था। जैसे मान लीजिए आज जो भी आप लोग, जैसे गांव में क्या होता है, गांव में ऐसे ही होता है ना, जैसे खपड़े का घर होता है तो बीच में आंगन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे किनारे किनारे नालियां बहा करती हैं, वैसे समझ सकते हैं। यह कच्ची सड़कों को बारिश के बाद अत्यधिक कीचड़ बनने से रोकने का एक तरीका होता था। अगला प्रश्न देखिएगा, मीडिया के ग्रामीण इलाकों में, मीडिया नहीं होना चाहिए, न्यूमीडिया, देखिए इसका नाम न्यूमीडिया, यह जगह है न्यूमीडिया, वही कहा। न्यूमीडिया के ग्रामीण इलाकों में देहाती और अर्ध खानाबदोश समुदायों ने अपनी अंडाकार झोपड़ियों को अपने साथ ले गए। अंडाकार झोपड़ियों को अपने साथ ले गए, उन्हें क्या कहा गया? अपने साथ। देखिए न्यूमीडिया जो था, मेसोपोटामिया का एक क्षेत्र था न्यूमीडिया। वहां पर जो देहाती वर्ग खानाबदोश लोग हुआ करते थे, वह क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पशुपालन किया करते थे, ले जाते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे। तो वो अपने साथ अपनी झोपड़ियों को ले जाते थे, अपने साथ अपनी अंडाकार झोपड़ियों को ले जाते थे, अंडाकार झोपड़ियों को। तो उस अंडाकार झोपड़ियों को क्या क्या कहा जाता था? मतलब वो अपनी झोपड़ी ही लेकर जाते थे, तो उस अंडाकार झोपड़ियों को क्या कहा जाता था? यह कहने का मतलब है। ठीक है, फंडी कहा जाता, मपलिया कहा जाता, भित्ति चित्र या मोजे, तो उसे क्या कहा जाता? मपलिया कहा जाता था। न्यूमीडिया के जो खानाबदोश लोग होते थे, अपनी अंडाकार झोपड़ियों को अपने साथ ले जाते थे। उस अंडाकार झोपड़ियों को क्या कहा जाता था? मपलिया कहा जाता था। देखिए, न्यूमीडिया के ग्रामीण इलाकों में ट्रांस ह्यूमन्स फैल गया था। ये चरवाहे और अर्ध खानाबदोश समुदाय अक्सर अपनी तंदूर के आकार की झोपड़ियां, जिन्हें मपलिया कहा जाता था,
उसको लेकर घूमते थे। मपलिया जो होते थे भट्टी के आकार की झोपड़ी हुआ करते थे, मतलब अंडे के आकार की झोपड़ी हुआ करते थे, जिन्हें देहाती और खानाबदोश समुदाय अपने साथ क्या करते थे, लेकर जाते थे। रोमन क्षेत्र का बड़ा विस्तार कम उन्नत अवस्था में था, मतलब रोमन जो सभ्यता थी, रोमन क्षेत्र का जो ज्यादा विस्तार था वह कम उन्नत अवस्था में था। न्यूमीडिया के ग्रामीण इलाकों में ट्रांसह्यूमन फैल गया था। इस प्रकार न्यूमीडिया के ग्रामीण इलाकों में देहाती व अर्ध खानाबदोश समुदायों ने अपने ओवन के आकार की झोपड़ियों को अपने साथ मपलिया कहा। ठीक है, ये रोमन साम्राज्य में था। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने 47 वर्षों में सम्राटों को देखा। मतलब यह तीसरी शताब्दी में, जैसा कि रोमन साम्राज्य के बारे में है, तो रोमन साम्राज्य में पहली शताब्दी, जैसा कि हमने अपने लेक्चर वीडियो में बताया है कि पहली सदी और दूसरी सदी बहुत ही शांति और समृद्ध का काल था, लेकिन तीसरी सदी जो थी रोमन साम्राज्य में, ये संकट का काल था, बहुत ज्यादा संकट अवस्था में था, संकट का काल था तीसरी सदी। ठीक है, क्योंकि तीसरी सदी में ईरान के ससानी राजवंशों ने कई बार आक्रमण किए और जर्मन जनजातियों ने भी आक्रमण करके बहुत से प्रांतों पर अधिकार कर लिया रोमन साम्राज्य के। तो तीसरी शताब्दी जो थी वो बहुत ज्यादा संकटापन्न स्थिति में थी। तो तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने 47 वर्षों में 25 सम्राटों का तख्तापलट किया, मतलब 25 सम्राटों का शासन देखा। 47 वर्षों में 25 बार शासक बदले गए। इतना ज्यादा किसी भी क्षेत्र में शासन बदले नहीं गए थे शासक। ठीक है, तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने संकट देखा, जिसकी शुरुआत 235 ईस्वी में रोमन सम्राट सेवरस अलेक्जेंडर की हत्या के साथ हुई थी। रोमन सम्राट सेवरस अलेक्जेंडर की हत्या हुई, जिसने साम्राज्य को आर्थिक संकट के दौर में डुबो दिया। ठीक है, उसके बाद कुल 25 सम्राट बदले गए। बर्बर आक्रमण एवं राजनीतिक उथल पुथल, गृह युद्ध और पश्चिम में गैलिक साम्राज्य और पूर्व में पाल्मेरीन साम्राज्य के माध्यम से रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ। ठीक है, सभी ने मिलकर रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी थी। तो बहुत सारी बातें हैं रोमन साम्राज्य के अंत के बारे में। साम्राज्य के प्रशासनिक सुदृढ़ के कारण सम्राट ओरेलियन द्वारा अलग किए गए प्रदेशों को पुनः प्राप्ति और सम्राट डायोक्लेटियन के तहत स्थिरीकरण अवधि ने 284 तक संकट का अंत किया। यह संकट उत्तर पुरातन काल की शुरुआत को भी चिन्हित करेगा। हिंसक राजनीतिक अस्थिरता, लड़खड़ाती शाही सीमाओं पर छलकते दुश्मन और 50 वर्षों में 25 सम्राट, यह तीसरी शताब्दी की रोमन की अशांत प्रकृति की कहानी है। पैगंबर मोहम्मद, देखिए यह प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद ने किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी में, लगभग 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद ने की थी। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था। 570 में अरापराधिक परिस्थिति मक्का में इनका जन्म हुआ है। 622 में पैगंबर मोहम्मद उत्पीड़न से बचने के लिए मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं। तो मक्का से मदीना तक की यात्रा मोहम्मद करते हैं 622 में, जिसे क्या कहा गया? हेगिरा कहा गया, हेगिरा या उड़ान कहा गया है। ठीक है, इस्लाम में 4 सबसे पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? मक्का में एक काबा है। यह काबा कहाँ है? मक्का में मस्जिद अल हरम के अंदर काबा है, मस्जिद अल हरम के अंदर काबा है। ठीक है, और मदीना में कौन सी मस्जिद है? अल मस्जिद अन नबावी, यह मस्जिद मदीना में है। फिर यरूशलेम में एक मस्जिद है, यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद। और दमिश्क में कौन सी मस्जिद है? उमैद मस्जिद, दमिश्क में उमैद मस्जिद है। ये 4 प्रमुख स्थल आपके महत्वपूर्ण हैं इस्लाम के लिए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके राजनीतिक अधिकारों को किसे स्थानांतरित कर दिया गया था? अब्बादिसों को, फातमिदों को या उम्मा या उमैदों को? तो उम्मा को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद जो राजनीतिक अधिकार रखते थे खलीफा का, वह कौन थे? उम्मा थे, उम्मा। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक अधिकार उम्मा को स्थानांतरित कर दिया गया। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद कोई भी वैध रूप इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। मतलब इस्लाम के आखिरी पैगंबर माने गए हैं पैगंबर मोहम्मद। परिणाम स्वरूप उनका राजनीतिक अधिकार उम्मा को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें उत्तराधिकार का कोई स्थापित सिद्धांत नहीं था। इसने नवाचारों के अवसर पैदा किए, लेकिन मुसलमानों के बीच गहरे विभाजन भी पैदा किए। सबसे बड़ा नवाचार खिलाफत की संस्था का निर्माण करना था, जिसमें समुदाय के नेता अमीर उल मुमिनीन पैगंबर के डिप्टी बने। मतलब पैगंबर के बाद जो पहला खलीफा बना
वह अमीर अल मुमनीन, ठीक है, यह पहला खलीफा बना। यह उम्मा खलीफा था, उम्मा, ठीक है। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ घनिष्ठ संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों को सही ठहराया और उसके द्वारा प्रदान किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत अपना काम जारी रखा। खिलाफत के दोहरे उद्देश्य उम्मा बनाने वाली जनजातियों पर नियंत्रण बनाए रखना और राज्य के बीच संसाधन जुटाना था। अगला प्रश्न देखेंगे, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? हिजरी संवत का आरंभ किसने किया था? तो पैगंबर मोहम्मद ने, अबू बकर ने, अली ने या उमर प्रथम ने? तो उमर प्रथम ने हिजरी संवत का प्रारंभ किया। यह खलीफा उमर प्रथम, यह दूसरा खलीफा था उमर प्रथम दूसरा खलीफा, जिसने 639 में, देखिए 639 में हिजरी संवत। अब कुछ लोग सोचेंगे 622 में ही आपका इनका हजरत मोहम्मद का डेथ हुआ था, तो 622 में ही शुरुआत होगा। 622 में शुरुआत माना जाता है, लेकिन प्रारंभ 639 में किया गया था हिजरी संवत की। और किसने किया था? उमर प्रथम ने, 639 में, ठीक है। हिजरी कैलेंडर आधिकारिक तौर पर खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब के शासन के काल के दौरान बनाया गया था। 622 में पैगंबर का प्रवास और हिजरा हिजरी वर्ष कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है और कैलेंडर को इसका नाम देता है। हिजरी युग की गणना इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार की गई है। देखिए इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार इसकी गणना की गई है। इस्लामिक कैलेंडर मतलब हिजरी में क्या है, 12 महीने होते हैं और जिसमें 29 या 30 दिन होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से समझ सकते हैं इसे, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। ये तो पहला वीडियो है, ठीक है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से पहला वीडियो है और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 799 रुपये में कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री दोनों का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 799 रुपये में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोग को शो हो रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। धन्यवाद आप लोग को।